Hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So boss, आज क्लास 12th ISC इकोनॉमिक्स में हम जो अगला चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 5, सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. बेहतरीन चैप्टर है. आओ भाई देखते हैं कैसे शुरू करेंगे. एंड बिफोर आई बिगिन टू द टॉपिक, इन केस अगर आपको लगता है कि हमारे साथ प्रिपरेशन करना है बोर्ड एग्जामिनेशन का, साथ में एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, फतेह इज द कोर्स फॉर यू. आप जाकर फटाफट से एनरोल कर सकते हैं. इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है. 8 किताबें आपके घर पर पहुंचेंगी. साथ में आप स्पार्टन्स में एनरोल कर सकते हैं. ये कोर बोर्ड्स के ऊपर फोकस करता है. अगेन इसमें भी 3 बुक सेट्स में आपके घर पे डिलीवर करने वाला हूं. चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपको इस टॉपिक पे पढ़ना क्या क्या है. सबसे पहले हमको बेटा जी पढ़ना है कि कंसेप्ट ऑफ सप्लाई क्या होता है, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई फंक्शन और उसके शेड्यूल पढ़ने हैं. देन टाइम पीरियड ऑफ सप्लाई, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना बेटा जी. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल सिलेबस में है. मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ना है. देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी सिलेबस में नहीं है. तो इस चैप्टर से सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, वो मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिया है, बिकॉज इस तरह से प्रिपरेशन करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा. ठीक है बेटा जी, चले शुरू करें. सप्लाई के बारे में बात किया जाए. अब देखो, पूरा चैप्टर आपको जब पढ़ना है ना, तो आपको प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. मान लेते हैं तुम सेलर हो, तुम प्रोड्यूसर हो, ठीक है ना, तो तुमको मद्देनजर रखते हुए ये चैप्टर पढ़ना है. कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है. प्लस दूसरी बात मैं बताने आ रहा हूं, सिंस ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो ये इंडिविजुअल अप्रोच रखता है. मतलब सप्लाई पढ़ते समय डिमांड के बारे में नहीं सोचना. तुमको लगेगा यार तुम जज्बाती हो जाओगे बात में, रिलेशनशिप की बातें यहां मत लेकर आओ, ऑब्वियस सी बात है. तो यहां पर जज्बाती नहीं हो ना, यहां पर जो कहा जा रहा है वो आपको मानना पड़ेगा. तो सप्लाई क्या कहती है, मैं आसान भाषा में तुमसे एक बात बताऊं. मान लो ये तुम मोबाइल सेलर हो. ये मोबाइल तुम कब बेचना पसंद करोगे? ये जब 10,000 रुपए का बिकेगा तब बेचना पसंद करोगे, या जब ये 25,000 का बिकेगा तब बेचना पसंद करोगे? तो आमूमन सी बात है, 25,000 का बिकेगा तब हम बेचना पसंद करेंगे, क्योंकि बिकॉज उस समय पर हमको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा होगा. तो सेम चीज सप्लाई कहती है. अब मैडम को क्या चाहिए आपके स्कूल में, आओ जरा वो देख लेते हैं. सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स are willing to produce and offer for sale at various prices during a particular period of time. कितना क्वांटिटी या रादर कितनी कमोडिटी एक प्रोड्यूसर ऑफर करना चाह रहा है एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं. सप्लाई क्या होता है समझ में आ रहा है. एक प्रोड्यूसर जितना माल सप्लाई करना चाहता है एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं. अब 2 तरह की सप्लाई होती है. एक तो होता है इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरी होती है मार्केट सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई आसान भाषा में एक सप्लायर की सप्लाई, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई को इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे. सारे प्रोड्यूसर्स की सप्लाई को अगर हम क्लब कर दें तो कंसेप्ट निकल कर आता है बेटा मार्केट सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी which a firm is willing to produce and offer for sale. यहां पर देखो टर्म लिखा है which a firm is willing, मतलब एक कंपनी जितना सामान ऑफर करना चाह रही है for sale at different prices during a particular period of time, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई. जब सारी फर्म्स प्रोवाइड करना चाह रही होंगी उसको मार्केट सप्लाई बोलेंगे. आओ देखो, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, आप डिफरेंस देख पा रहे हो. यहां पर एक फर्म की बारे में बात हो रही है, यहां पर सारे प्रोड्यूसर्स के बारे में बात हो रही है. आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज मार्केट सप्लाई. क्लियर है? क्लियर है. अच्छा एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको ये पूरे नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए हैं, फ्री ऑफ के कॉस्ट अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन के ऊपर. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है, या आप प्ले स्टोर पर जाकर ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब ऐप डाउनलोड कर लो, या अगर आप iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लो. JWJXY उसका कोड है. आप यूज करके इस मेरे सारे कंटेंट को फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिया है. आप जाके आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस. ठीक है ना. इट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल टू एवरीबडी आउट देयर. चलो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा, ये सर स्टॉक क्या होता है और ये सप्लाई क्या होता है. दोनों के बारे में बात करेंगे. स्टॉक और सप्लाई में क्या अंतर है.
मैं तुमको बताऊं, स्टॉक का मतलब होता है मेरी पोटेंशियल सप्लाई कितनी है, मतलब मैं कितना सामान मार्केट में बेच सकता हूं, औकात कितनी है, वो क्या हो जाएगा स्टॉक। और मैं कितने गुड्स मार्केट में एक्चुअल में बेच रहा हूं, वो क्या हो जाएगा मेरी एक्चुअल सप्लाई। मतलब स्टॉक को हम लोग पोटेंशियल सप्लाई बोलते हैं, सप्लाई को हम लोग एक्चुअल सप्लाई बोलते हैं। आओ जरा देखते हैं, एग्जाम आएगा तो क्या लिख कर आओगे। Stock of a commodity is total amount of commodity available with the producers at any given point. It is also known as potential supply. मतलब टोटल माल बोल रहा हूं तो गलत मत समझना। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर। माल मतलब यहां स्टॉक का है, गुड्स के बारे में बात हो रही है। सारा प्रोडक्ट कितना है एक प्रोड्यूसर के पास, उसको बोलेंगे हम लोग स्टॉक। और सप्लाई क्या होता है, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। कितना माल हमने मार्केट में बेचने के लिए निकाला है, इसको हम लोग बोलते हैं है एक्चुअल सप्लाई, और इसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल सप्लाई। इसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बता दिया। ये नोट्स में जितना लिखवा रहा हूं उतना ही एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, काम बन जाएगा। हाँ लेकिन जहां पर ऐसे एरो लगा के बताया है वहां पर तो तुमको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आओ बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के ऊपर आते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई बोले तो क्या, वो फैक्टर्स जिससे हमारी सप्लाई या तो बढ़े या तो हमारी सप्लाई कम हो जाए। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैंने अभी आपको बताया था कि एक फोन 10,000 का बिकेगा तब बेचना चाहोगे या 25,000 का बिकेगा तब बेचना चाहोगे। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा सर अगर 25,000 का नहीं बिका तो, अबे मैंने बोला ना डिमांड के बारे में नहीं सोचना, सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सप्लाई के बारे में ही सोचना है। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर पॉइंट लिखा है तो क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेगी बेटा जी तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब इसी बात को तुम स्टेटमेंट में लिखकर आ सकते हो। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस इट्स सप्लाई आल्सो राइज, एंड वेयरएज इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स इट्स सप्लाई आल्सो फॉल्स। क्लियर कि नहीं क्लियर। अगले डिटर्मिनेंट्स पर आते हैं, वो है गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर का गोल क्या है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे अगर हम देखें एप्पल एक कंपनी है और दूसरी वीवो एक कंपनी है। एप्पल का सोचना यह है कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, तो वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट्स को हाई प्राइसेस पर बेचेगी। वेयरएज अगर वीवो का ऑब्जेक्टिव देखें, उसको सेल्स मैक्सिमाइज करना है, तो वो अपने प्रोडक्ट को कम दामों में मार्केट में बेचेगी। तो प्रोड्यूसर्स के दो ही एम होते हैं। पहला एम, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम है तो मोर सप्लाई एट हायर प्राइसेस। मैंने एग्जांपल के तौर पर तुम्हें एप्पल कंपनी के बारे में बताया है। Whereas अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, देन मोर सप्लाई एट लोअर प्राइसेस। कम दामों पर हम ज्यादा सामान बेचना चाहेंगे। इसी को स्टेटमेंट में लिखकर आ जाओगे, मैडम खुश हो जाएंगे, और जिंदगी में तुम्हें चाहिए ही क्या। ठीक है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस का मतलब समझते हो, वो सामान जिससे आपका प्रोडक्ट बनता है। जैसे अगर मान लो मैं ये रिमोट बनाता हूं, तो ये रिमोट मेरा किससे बनता है, ये बॉडी है, प्लास्टिक है, ये रबर है, अंदर चिप लगी होगी, बैटरीज लगने की जगह है, तो ये उसका क्या है, इनपुट प्राइस है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का ना इनपुट प्राइस बढ़ेगा बेटा, अगर किसी भी प्रोडक्ट का इनपुट प्राइस बढ़ता है ना, तो उस सामान को बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका मतलब उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल राइज। और जब भी किसी सामान को बनाने का खर्चा बढ़ेगा, उस केस में प्रोड्यूसर उस सामान को कम बनाएगा, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी। कहना क्या चाहते हैं, अगर मान लो पहले ये रिमोट मैं 100 रुपए का बेचता था, मेरे को 50 रुपए का बनता था, मेरा 50 रुपए प्रॉफिट था। सिंपल है। अभी भी रिमोट 100 रुपए का ही बिकता है, लेकिन बनाने का खर्चा हो गया लेट्स से 80 रुपीज, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपए। इसका मतलब इसका जब इनपुट प्राइस बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, जिसकी वजह से मैं इसकी सप्लाई कम कर दूंगा। एंड इन द कॉन्ट्ररी, अगर इनपुट प्राइस कम होंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तब मैं उस केस में सप्लाई अपनी इंक्रीज कर दूंगा। इसी बात को जो मैंने आपको ये एरो के थ्रू बताया है, आप स्टेटमेंट के थ्रू लिखकर आएंगे, मैडम खुश होकर पूरे नंबर आपको दे देंगी, टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो बेटा हम आते हैं अगले टॉपिक पर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। हमारे सिलेबस में जब हम रिलेटेड कमोडिटीज पढ़ते हैं तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री की बात यहां पर करनी नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है जरा समझो। अगर तुम चाय बेचते हो और तुम देखो कि भैया
कॉफी बेचने में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कॉफी बेचने में तो मजे ही मजे हैं। तब क्या करना चाहिए? तुम टी बेचोगे कि कॉफी? तुम टी छोड़ोगे, कॉफी बेचना शुरू कर दोगे। सिंपल बात है। इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज राइजिंग देन सप्लाई ऑफ ओन गुड विल फॉल। अगर हम देखेंगे कि मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स ज्यादा बिकता है, ज्यादा महंगा है, ज्यादा प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे? अपने गुड्स की सप्लाई कम कर देंगे, हम भी कॉफी बेचना शुरू कर देंगे। अभी तक हम चाय बेचते थे, हम डॉली चाय वाले थे, तो हमने कहा भैया नहीं नहीं नहीं, अब हम क्या बनेंगे? स्टारबक्स बन जाएंगे, क्योंकि स्टारबक्स में महंगी मिलती कॉफी, सब लड़के लड़कियां वहीं से कॉफी पीने जा रहे हैं, तो हम चाय ना बेच के कॉफी बेचना शुरू कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मतलब चाय की सप्लाई मैं कम कर दूंगा। आगे बढ़ते 5वें पॉइंट पर आते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। भाई देखो, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है। जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो चीजों को बनाने का खर्चा कम हो जाता है, और जब चीजों को बनाने का खर्चा कम हो जाएगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिकॉज प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कभी भी एडवांस टेक्निक आती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई बेटा बढ़ जाएगी। इसी बात को तुम स्टेटमेंट में लिखकर आ सकते हो ना, जब भी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमोडिटी विल फॉल एंड सप्लाई विल राइज। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगला पॉइंट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ऐसी है कैसी, तुम्हारी मार्केट जिसमें तुम ऑपरेट कर रहे हो वो कैसा है। अगर मेरी मार्केट मोनोपोली की है, मोनोपोली समझते हो? एक छत्र राज, मतलब दूसरा प्रोड्यूसर ही नहीं है, मतलब मैं ही सामान बनाऊंगा और दुनिया खरीदेगी, मतलब मैं प्रोडक्ट बनाता हूं और दुनिया सामान खरीदेगी और कोई भी प्रोड्यूसर नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं मार्केट को एक्सप्लॉइट करने लगूंगा, मैं रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा, मतलब मैं ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करूंगा और मैं धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग बढ़ाने लगूंगा, सो दैट आई कैन गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या बात समझ में आ रही है? मोनोपोली मार्केट क्या करती है? वो अपने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, कम प्रोडक्शन करती है और मार्केट प्राइस को बढ़ने देगी, जिसकी वजह से वो सप्लाई कम कर रही होगी। मैंने यहां पर आपको एरो से थ्रू बताया। सिमिलरली अगर कोई ऐसी फर्म जो कॉम्पिटिटिव है, जहां पर बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वहां पर क्या करेंगे? वो सारी की सारी कंपनीज अपनी सप्लाई बढ़ाएंगी, सो दैट उनका प्रोडक्ट मार्केट में फाइट कर सके। मोनोपोली है, सप्लाई कम करेगा, अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। चलो बेटा, मैं देखो तुमको सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, लेकिन कई सारे लोग तुमको जिंदगी में आएंगे स्पेशली, और वो बोलेंगे कोई 4 पॉइंट प्रिपेयर कर लो, कोई 5 पॉइंट प्रिपेयर कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 2024-25 के लिए नहीं करना है, उसके पहले तक मैंने भी कई बार बोला हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, बिकॉज किस पॉइंट से कौन सा एमसीक्यू बनेगा, कौन सी केस स्टडी बनेगी, यू नेवर नो। सो यू नीड टू स्टडी ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। ऑलराइट, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। अब देखो, अगर सरकार कभी टैक्स बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा? सामान को बनाने का खर्चा बढ़ेगा और मेरी सप्लाई कम हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर टैक्स कम करेगी तो सामान को बनाने का खर्चा मेरा कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। और सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडी एक तरह का डिस्काउंट, रिबेट होता है जो सरकार देती है। जैसे सिलेंडर पे हम लोग को सब्सिडी मिलती है ना भाई, सेम बात है। अगर सब्सिडी बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, सप्लाई बढ़ जाएगी, सब्सिडीज कम हो जाएंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। एक बात समझ में आ रही है? मान लेते तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है, इस मोबाइल को मैं पहले 1000 रुपए का बेचता था, ठीक है ना? इस वाले पे हमको सरकार 10% टैक्स काटती थी, अब सरकार 20% टैक्स काटने लगी, तो मेरे को प्रॉफिट कम हो जाएगा। मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा। तो ये टैक्स का रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन चलता है टैक्स और सप्लाई का। और सब्सिडीज के साथ पॉजिटिव रिलेशन चलता है, सब्सिडी बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, सब्सिडी कम सप्लाई कम, सिंपल। सब्सिडी है क्या? एक तरह का डिस्काउंट जो सरकार देती है ऑन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कमोडिटीज। आओ भाई, अगले पॉइंट पर आते हैं। एक्सपेक्टेशन का पॉइंट है, वही जो शर्मा जी के बेटे से ज्यादा होती है और तुमसे कम। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अब तुमको मैं बात बोल रहा हूं, तुम बताना, अगर तुमको कहीं से खबर लग जाए कि ये रिमोट जो तुम 100 रुपए का बेच रहे हो फ्यूचर में 500 रुपए का बिकेगा, तो आज क्या बेचोगे? आज नहीं बेचोगे। और अगर तुम्हें पता चल जाए कि फ्यूचर में रिमोट ये 10 रुपए का बिकने वाला है, तो तुम आज सप्लाई बढ़ा दोगे। तो मैंने क्या लिखा? इफ प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर, इफ प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर, देन आज वो क्या करेंगे? सप्लाई को कम कर देंगे।
एंड इफ प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करेंगे, वो सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। सिंपल है एकदम। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रही है बात? क्लियर क्लियर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। इतनी बात को दिमाग में रखना, मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। देखो अगर कभी हेवी रेन्स हो जाती है, ड्रॉट हो जाता है, फ्लड हो जाता है, उस केस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, सप्लाई विल फॉल। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैंने बोला कि फेवरेबल क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, अच्छा क्लाइमेटिक फैक्टर कंडीशंस हैं, तब सप्लाई विल राइज। क्लियर? सब बच्चों को समझ में आ गया? अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विल फॉल। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीज्ड। आते हैं एग्रीमेंट्स अमंग प्रोड्यूसर्स। अब क्या होता है ना, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ना आपस में साठ गांठ कर लेते हैं, मतलब एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, कहते हैं ऐसा करते हैं, मार्केट में शॉर्टेज लेकर आते हैं, मार्केट में कमी अगर आएगी तो लोगों को मनों में डर बैठेगा और हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। इसलिए वो कई बार ऐसा सप्लाई कम कर देते हैं शॉर्टेज क्रिएट करने के लिए। तो मैंने यहां लिखा है समटाइम्स प्रोड्यूसर्स में फॉर्म अ पूल एंड एंटर इनटू सम एग्रीमेंट्स to restrict supply of a commodity to earn large profits. They will create artificial scarcity and supply will fall. कई बार ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो कि इलीगल भी है कहीं ना कहीं हमारे देश में, लेकिन फिर भी ऐसा लोग कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? लास्ट डिटर्मिनेंट्स के ऊपर आते हैं, और लास्ट डिटर्मिनेंट क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना भाई, पढ़ के थक गए होगा। अभी देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैक्टर्स। अगर किसी भी देश में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इंप्रूव कर जाता है, जैसे आज के डेट में देखो नितिन गडकरी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू अ पॉइंट कि भैया यहां पर रोड्स कैसी हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है, तो बहुत तेजी से बहुत एडवांसमेंट हो गई। अगर तुम्हारा ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाता है तो अब सप्लाई बढ़ने लगती है कमोडिटीज की। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी। तो चलो भैया हम देखते हैं कि ये हमारा टॉपिक सप्लाई फंक्शन क्या कह रहा है, इसी से रिलेटेड है। सप्लाई फंक्शन कुछ अलग सी बात नहीं है। अगर हम सारे डिटर्मिनेंट्स को एक लाइन में लिख दें तो उसको सप्लाई फंक्शन बोलेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट विच स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स और क्वांटिटी सप्लाइड के रिलेशन को हम लोग सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, यहां पर सारे फैक्टर्स है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हो, दैट इज सप्लाई फंक्शन। ठीक है ना बच्चा पाड़ी? तो भैया थक गए होगे, जलवल ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। चलो भैया अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चले भैया, पानी वानी पी लिया, थक गए होगे ना, थोड़ा जलवल ले लिया होगा। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, और जब प्राइस कम होगा मेरी जान तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, लेकिन अब आपको वो लिख कर आना पड़ेगा जिससे मैडम जी खुश हो जाएं। तो मैडम जी किससे खुश होंगी? द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, the quantity of any commodity that firm will produce and offer for sale rises as price rises and falls with the fall in its price. कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं जब बेटा प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ती है, और प्राइस कम होता है सप्लाई कम होता है। अब तुम्हारे दिमाग में शंका आएगी, सर प्राइस बढ़ जाएगी तो कोई लेगा ही क्यों? मैंने बोला ना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तुमको अगर जब सप्लाई पढ़ रहा है तो सप्लाई के बारे में सोचना है, डिमांड जब पढ़ रहा है तो सिर्फ डिमांड के बारे में सोचना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और हम लोग दिखाते हैं कि आपको सप्लाई शेड्यूल कैसे बनेगा, सप्लाई कर्व कैसे बनेगा। आइए जरा सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में हम बात करते हैं। तो मैं ले रहा हूं यहां पे प्राइस, यहां ले लेता हूं क्वांटिटी सप्लाइड, और ध्यान से देखना क्वांटिटी सप्लाइड बाय एक सप्लायर है मान लेते हैं। प्राइस 100 था, सप्लाई थी बेटा 500, प्राइस 200 हो गया, सप्लाई हो गई 1000। बिल्कुल ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो कर रही, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई इसका डायग्राम भी बनाकर मैं आपको दिखाता हूं। इसका डायग्राम बनाया जाए तो ये है एक्स एक्सिस ओरिजिन
और ये वाई एक्सिस यहां पर है प्राइस और यहां क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस था पहले 100, सप्लाई थी 500, प्राइस हो गया 200, सप्लाई हो गई बेटा 1000। तो 100 पर था 200 और 200 पे हो गया 1000। ठीक है ना? अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे एंड दिस विल बी द सप्लाई कर्व। इट विल बी अपवर्ड टेंडिंग सप्लाई कर्व, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व। समझ में आ गया? ये एक इंडिविजुअल की सप्लाई कर्व हमने आपको बनाकर दिखा दिया। अब क्या ऐसे हम मार्केट सप्लाई कर्व भी बना सकते हैं? इंडिविजुअल से मार्केट भी हम डिराइव कर सकते हैं क्या? आओ जरा कोशिश करते हैं। एक सेकेंड बेटा, आओ जरा इसको कोशिश करते हैं। अब हम देखो क्या करने आ रहे हैं। यहां पर प्राइस लिया, यहां क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बी, फिर मार्केट सप्लाई कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी। हम लोगों ने सेम टॉपिक ना डिमांड में भी पढ़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई हम लोग रॉकेट साइंस कर रहे हैं। सिंपल सा टॉपिक बेटा। प्राइस 100 था, सप्लाई 200, सॉरी प्राइस 100 था, सप्लाई 500 कर लेते। प्राइस 100 है, सप्लाई 500, प्राइस 200 हो गया, सप्लाई हो गई 1000। ये ए का है। मान लेते हैं सप्लाई ऑफ बी है 700 और ये था लेट्स से 1200। तो मार्केट सप्लाई कितना हो जाएगा बेटा जी? मार्केट सप्लाई हो जाएगा ए की सप्लाई और बी की सप्लाई। तो 500 प्लस 700 कितना हो गया? 1200। 1000 प्लस 1200 कितना हो गया? 2200। अब हमें क्या करना है? हमें इंडिविजुअल सप्लाई से मार्केट सप्लाई ड्रॉ करना है। आपको करना क्या पड़ेगा? मेरे साथ साथ इसको बनाना पड़ेगा। आओ जरा बनाते हैं। चलो भाई, यहां बना रहा हूं मैं क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए, यहां है प्राइस, यहां है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए। फिर मैं यहां बना रहा हूं बेटा जी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बी। एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई, यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बी। फिर मैं तीसरे डायग्राम में बनाने जा रहा हूं एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई, यहां पर प्राइस और यहां क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए प्लस बी, मतलब हम मार्केट सप्लाई बना रहे हैं। चलो भाई फटाफट से बनाते हैं। प्राइस था पहले 100, फिर हो गया 200, सब में मार्क कर देते हैं। प्राइस पहले था 100, फिर हो गया 200, प्राइस पहले था 100, फिर हो गया 200। पहले केस में क्या है? सप्लाई पहले थी 500, फिर हो गई 1000। तो बना दें इसमें 100 पे था 500 और 200 पे था 1000। तो मार्केट सप्लाई कर्व कुछ, सॉरी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कुछ ऐसा बन गया। ये सप्लाई कर्व बना दिया हमने ए का। फिर बी का बनाते हैं। इसकी सप्लाई कितनी थी? पहले थी 700 और फिर थी 1200। 100 पे थी 700 और 200 पे थी 1200। दूसरा सप्लाई कर्व हमने ड्रॉ किया, दूसरा सप्लाई कर्व हमने ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा बन रहा है। एक तो बोर्ड पे बनाओ ना, हाँ कुछ ऐसा हमारा सप्लाई कर्व बन रहा है, दूसरा कर्व। अब मार्केट सप्लाई बनाते हैं 1200 और 2200, 1200 एंड 2200। तो 100 पर तो 1200 है और 2 पर है 2200, 2200। प्लॉट कर दो भैया। अगर हम इसको बना दें तो कुछ ऐसा सप्लाई कर्व हमारा मार्केट सप्लाई का बन रहा है। तो इंडिविजुअल से मार्केट सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा सेम बनाकर आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई लोड वाली बात नहीं। आईएससी में सब कुछ ये सही है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा है टाइम पीरियड एंड सप्लाई, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है ना? जितना पढ़ा रहा हूं स्ट्रिक्टली एज पर सिलेबस पढ़ा रहा हूं, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेटेस्ट 2024-25 के सिलेबस के हिसाब से ही हम कंटेंट को कंप्लीट करा रहे हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बेटा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? वो सारी चीजें जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो ही नहीं करती हैं। देखो बेटा, हमने क्या बताया था? लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता था? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता था प्राइस बढ़े सप्लाई बढ़े, प्राइस कम हो जाए सप्लाई कम हो जाए। अब जो सारी चीजें इस लॉ को नहीं मानेंगी वो सब क्या आ जाएंगी? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर। एक्सेप्शंस यहां पर दो ही चीजों के हैं।
दो ही केसेस हैं, एक तो वर्टिकल सप्लाई कर्व, एक बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। आओ जरा देखें होता क्या है। वर्टिकल सप्लाई कर्व मेरे साथ बनाओ और मैं आपको समझाता हूं ये कैसे होगा। एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई, यहां पर बेटा जी प्राइस है और यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड। यहां पर चाहे प्राइस बढ़े चाहे कांस्टेंट हो जाए, सप्लाई विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो जाए, कभी भी सप्लाई बढ़ नहीं सकती है। जैसे कि रेयर आर्टिकल्स, ऐसा किसके केस में होता है? एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है ना। एक बार अगर प्रोडक्शन हो गया क्रॉप का तो दोबारा तुरंत नहीं हो सकता है। रेयर आर्टिकल्स, मोनालिसा की पेंटिंग वो रेयर आर्टिकल है ना, ऐसा नहीं कि सप्लाई बढ़ जाएगी अगर प्राइस बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वर्टिकल सप्लाई कर्व क्या बताती है आपको कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम सप्लाई को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना भी प्राइस बढ़ाया या घटाया जा सके, उनकी सप्लाई कांस्टेंट है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे कि रेयर आर्टिकल्स, मोनालिसा की पेंटिंग। अब दूसरा केस है, दूसरा केस है हमारा बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। और यह केस एकदम परफेक्ट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हमारे स्टूडेंट से बोलो ना कि भैया पढ़ लो, कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे। हम कहते हैं पढ़ लो, कहते हैं नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही लेबर भी होता है। लेबर क्या होता है भैया? लेबर कहता है कि आई प्रिफर लेजर ओवर मनी। ज्यादा पैसे पे कम लेबर मिलते हैं, कम पैसों पर ज्यादा लेबर मिल जाते हैं। भाई साहब, अगर आपके घर में कभी भी काम हुआ हो कंस्ट्रक्शन का, रिनोवेशन का, तो अपने पापा मम्मी से पूछना, ये सच बात है कि नहीं। भाई जरा देखो, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। तुम मेरे साथ साथ डायग्राम बना सकते हो। यह है हमारा बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, यह है हमारा बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ये क्या कह रहा है बेटा? देखो, जब प्राइस P थी तो क्वांटिटी थी Q। मतलब इस P प्राइस पर इतनी सारी क्वांटिटी ऑफ लेबर्स अवेलेबल थी। प्राइस बढ़ा के P से P डैश कर दिया, प्राइस P से P डैश कर दिया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ लेबर कम हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बेटा जी किसके केस में? ऐसा होता है लेबर सप्लाई के केस में। लेबर सप्लाई के केस में ऐसा क्यों करती है लेबर? बिकॉज लेबर प्रिफर लेजर ओवर मनी। अगर तुमने कभी भी अपने घर में लेबर लगाए काम करने के लिए, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मान लो आज शाम को तुम जब उनको दिहाड़ी, उनके वेजेस पे करते हो, उनको पूरा पैसा दे दो, अगले दिन वो लेबर आती नहीं है काम पे। काहे को? बिकॉज लेबर की फितरत है कि जब तक पैसा खत्म नहीं हो जाएगा हमको दोबारा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। दे प्रेफर लेजर ओवर मनी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? और ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व आपको पेपर में बनाकर आना ही आना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाजे से। चलो अब अपने फेवरेट टॉपिक पर आ रहे हैं। फेवरेट टॉपिक है हमारा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। एग्जैक्टली सेम टॉपिक ना हमारे डिमांड के चैप्टर में भी था, ठीक है ना, मूवमेंट और शिफ्ट। चलो भाई मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट का टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। मूवमेंट का रीजन क्या होता था? मूवमेंट का रीजन होता है प्राइस। मूवमेंट का रीजन क्या होता है बेटा? प्राइस होता है। मूवमेंट दो तरह का होता है, एक तो होता है बेटा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब सप्लाई का बढ़ना, और दूसरा रीजन होता है बेटा, दूसरा टाइप होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सप्लाई का कम होना। ये सारे नोट्स जो मेरे हैंड रिटन हैं जो इस पूरे पीपीटी के अंदर, वो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप डाउनलोड कर लेना। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। चाहे जिससे मर्जी आए शेयर करो भाई, फ्री में अवेलेबल है। अब एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन के केस पे देखो क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस 100 था, सप्लाई 200 थी। प्राइस बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गई। लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करता है। मूवमेंट का रीजन तो प्राइस होता है। फटाफट से डायग्राम बना दो। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर प्राइस, यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस 100 है, फिर 200 हो गया। सप्लाई पहले 200 थी, फिर 500 हो गई। 100 पर 200, 200 पे 500, तो ये बन गया सप्लाई कर्व।
ये हो गया एक्सपेंशन, सप्लाई एक्सपैंड कर रही है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन भी बना सकते हैं हम लोग, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस पहले 200 था, सप्लाई 500 थी, अब प्राइस कम हो गया, सप्लाई कम हो गई। इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन हो जाना। चलो भाई इसका भी डायग्राम बना देते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड। 100 प्राइस, 200 प्राइस, 200 500। अब भाई देखो पहले 200 पे कितना है, 500, तो पहली इनिशियल सप्लाई कितनी हो जाएगी हमारी ये। फिर 100 पे कितना है, 200, दूसरी सप्लाई ये आ गई। तो हमने जब सप्लाई कर्व बनाया, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, मतलब सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पहले 500 थी, अभी 200 हो रही है, कम हो रही है। सो दिस इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये मूवमेंट के दो हिस्से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। शिफ्ट क्या कह रहा है? सबसे पहली बात तो देखो, शिफ्ट का रीजन क्या होता है? नॉट ड्यू टू प्राइस, नॉट ड्यू टू प्राइस, बट ड्यू टू अदर डिटर्मिनेंट्स। जो शिफ्ट होता है ना बेटा, वो प्राइस की वजह से नहीं होता है, वो अदर डिटर्मिनेंट्स की वजहों से होता है। अब शिफ्ट के भी दो प्रकार है बेटा, शिफ्ट के भी दो टाइप हैं। एक तो राइटवर्ड शिफ्ट, एक है राइटवर्ड शिफ्ट मतलब सप्लाई का बढ़ना, और दूसरा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब सप्लाई का कम होना। एक है राइटवर्ड शिफ्ट और दूसरा है बेटा जी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब राइटवर्ड शिफ्ट क्या है, आओ जरा एग्जांपल देखते हैं। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस सेम है, पहले भी 100 अभी भी 100। सप्लाई पहले 500 थी, फिर सप्लाई हो गई 1000। सप्लाई पहले 500 थी, अभी 1000। हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया हो, टैक्सेशन कम हो गया हो, एडवांस टेक्निक आ गई हो, कोई भी रीजन हो सकता है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखो बच्चा जी, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस है 100, क्वांटिटी सप्लाइड है पहले 500, फिर हो गई सप्लाई 1000 की। तो पहले हमारा सप्लाई कर्व था ये, फिर हमारा सप्लाई कर्व हो गया ये, एस डैश, मतलब ये देखो हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बना सकते हैं। देखो प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई पहले 500 थी, अभी 200 हो गई। हो सकता है टैक्स बढ़ गए हो सकता है सब्सिडी कम हो गई हो, कोई भी रीजन हो सकता है बेटा। चलो भाई बनाते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस तो है 100, पहले सप्लाई थी बेटा 500, पहले सप्लाई थी 500, फिर सप्लाई है 200। ये हो गया देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होता है, यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, सप्लाई खत्म, अब यहां से बढ़ रहे हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हमारा जो सिलेबस में है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब मतलब समझो, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई पर जो फर्क आएगा उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। एग्जाम में क्या लिखकर आएंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड पर चेंज आएगा उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे। ठीक है ना बेटा? अब ईएस लिख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, अब हम लोग बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी के सेगमेंट पर, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइस, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, यह है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। मेरे साथ साथ चाहे तो तुम लिख सकते हो, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई।
और यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। चलो मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यहां पर है प्राइस, यहां पर है बेटा जी क्वांटिटी सप्लाइड। चलो मेरे साथ साथ बनाओ सभी लोग, तुरंत के तुरंत बनाते चलेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से बनाइए, ठीक है ना। आओ जरा देखो, दिस इज आवर सप्लाई कर्व, दिस इज प्राइस P एंड दिस इज आवर सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। काय को इनफाइनाइट बोलते हैं? इसको इनफाइनाइट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इस प्राइस पर तो सप्लायर्स जितना मर्जी आए तुम सप्लाई करवा सकते हो, लेकिन अगर प्राइस जरा सा भी कम हो जाए तो सप्लायर्स कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे। क्या यह बात समझ में आ रही है सभी लोग को? एकदम क्लियर है। मतलब सप्लायर्स आर रेडी टू सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एट OP प्राइस, बट नथिंग एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस, ठीक है ना। अब इसी के बगल में मैं आपको दूसरा लिख के दिखा रहा हूं, वो है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई, इसका मतलब क्या है? ES इज इक्वल्स टू 0। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई बेटा जी। चलो सभी लोग हेडिंग डालो, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। डाल लिया हेडिंग। चलो मेरे साथ साथ इसका भी डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस, और यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड। यहां पर सप्लाई क्या होती है? कांस्टेंट। ये सप्लाई कर्व है, इसका मतलब प्राइस जितना भी वेरी करेगा सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है ना। 2 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई लोड तो नहीं है। आगे बढ़े, थर्ड पर आ जाएं। थर्ड पर आते हैं। थर्ड है हमारा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई बोले तो क्या? ES इज इक्वल्स टू 1। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई मतलब ES इज इक्वल्स टू 1। अच्छा बेटा जी ये क्या होता है जरा देखो, ये क्या होता है जरा देखो। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड। अगर हम ये सप्लाई कर्व बना रहे हैं तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जितना प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आएगा, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा। ये कहता है चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी। जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी में भी चेंज आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? क्लियर है। चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी। सब बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई मुसीबत, कोई परेशानी तो नहीं है ना? एकदम क्लियर है बेटा जी। चलें आगे बढ़ जाएं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम इस पेज पर आपको 2 इलास्टिसिटी बनाकर दिखाते हैं। एक तो होता है इलास्टिक सप्लाई, अगला है फोर्थ इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई बोले तो ES इज मोर देन 1। इलास्टिक सप्लाई मतलब ES इज मोर देन 1। चलो बनाओ, चलो भैया बनाते हैं। यह है हमारा सप्लाई कर्व। ये क्या बोलता है? ये प्राइस, ये क्वांटिटी, यहां पर आएगा प्राइस, यहां पर आएगा क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस थोड़ा सा बढ़ा और क्वांटिटी में बहुत सारा चेंज आ जाए, मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस। इस चीज को हम लोग बोलते हैं बेटा इलास्टिक सप्लाई। प्राइस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी में बहुत सारा चेंज आ जाए तो उसको बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई। कई कई किताबों में इसको मोर इलास्टिक भी बोला है। अब इसका अगला 5वीं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई, आओ भाई। इन इलास्टिक सप्लाई बोले तो ES इज लेस देन 1। ES इज
लेस दैन 1। आओ जरा देखो ये क्या कह रहा है। चलो बेटा जी देखो ये क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड, ये है हमारा सप्लाई कर्व। ध्यान से देखना, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। प्राइस में बहुत सारा चेंज और क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज, मतलब चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी। जब प्राइस में बहुत चेंज आएगा और क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग इन इलास्टिक सप्लाई, मतलब ES इज लेस दैन 1। सब बच्चों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो भैया अब थोड़ा कैलकुलेशन सीखते हैं। अब ये देखते हैं बाबूजी कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अब ये देखते हैं कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो सबसे पहले मेथड पर आते हैं। पहला मेथड है हमारा परसेंटेज मेथड। आइए जरा देखते हैं कि परसेंटेज मेथड में हम क्या करेंगे। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा QS अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय QS। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? डेल्टा QS मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस, P मतलब इनिशियल प्राइस और Q मतलब इनिशियल क्वांटिटी। मैंने आपको यह चीज पहले करके भी दिखाई हुई है डिमांड के चैप्टर में। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जी, आओ जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस 100 है, सप्लाई 500 है। प्राइस 200 हो गया, सप्लाई 1000 हो गई। चलो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके देखें। देखो भैया ES निकालते हैं सबसे पहले। तो भैया डेल्टा Q चेंज इन प्राइस कितना, डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ रही है 500, अपॉन डेल्टा P चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है 100, इंटू इनिशियल प्राइस कितना है 100, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 500। आंसर कितना आ जाएगा? इलास्टिसिटी विल बी इक्वल्स टू 1। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालेंगे? डिफरेंस बोले तो 500 अपॉन इनिशियल बोले तो 500 इंटू 100। अगर आपने मेरा डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक का वीडियो नहीं देखा, जाकर देख लो। हम लोग एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। There are no multiple videos, एक एक चैप्टर में फुल सिलेबस कंप्लीट। ठीक है ना? दिस इज कमिंग टू बी 100%। फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? डिफरेंस कितना है 100, इनिशियल कितना है 100 इंटू 100, ये भी आ गया 100%। अब इस फॉर्मूले में रख दें 100 अपॉन 100, आंसर कितना आ जाएगा 1। मतलब इलास्टिसिटी इस केस में कितनी आ गई 1। क्लियर? चलो भैया अगले मेथड पर आते हैं, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड के अंदर। अब ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड में तुमको एक बात बताऊं तो इसके एक दो केसेस हैं। एक तो ऑन अ लीनियर सप्लाई कर्व एंड ऑन अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व, जैसे डिमांड में भी था। तो सबसे हम लोग पहले करने जा रहे हैं केस नंबर 1 ऑन अ लीनियर सप्लाई कर्व। ऑन अ लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, ऑन अ लीनियर सप्लाई कर्व। चलो भाई, ऑन अ लीनियर सप्लाई कर्व हम ज्योमेट्रिक मेथड से आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना सिखाने जा रहे हैं। तो चलो भैया चलते हैं अब इस टॉपिक के ऊपर। चलो भाई आओ देखते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 ऑन अ लीनियर सप्लाई कर्व। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और उस डायग्राम के थ्रू आपको बताना है कि हम पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड से सप्लाई कैसे निकालेंगे। यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। यहां पर इलास्टिसिटी निकाली जाती है हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। अब कैसे बनाएंगे आओ जरा देखते हैं। मान लेते हैं हमारा सप्लाई कर्व है ये, ओहो ये सप्लाई कर्व है हमारा, ठीक है ना? ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। तो भाई देखो, सबसे पहले देखो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है OQ, मतलब अगर हमको ES निकालना हो
तो हमारा डिनोमिनेटर कितना है, ओ क्यू। अब हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कितना हुआ, आओ जरा देखो। जो ये सप्लाई का कर्व है उसको आप एक्स एक्सेस पर मिलाइए, ये आ गया ए। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कितना बना, ए क्यू। सप्लाई कितनी है, ओ क्यू। मतलब तुम खुद देखो ध्यान से, तुम्हारा जो सेगमेंट है वो छोटा है और सप्लाई जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब ए क्यू इज लेस देन ओ क्यू। इसका मतलब ई एस इज लेस देन 1। इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी आपकी 1 से कम होगी। आराम से बना लो ये डायग्राम, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये तो हमने पहला केस बता दिया जब इलास्टिसिटी कम है, इसको बोलेंगे हम लोग इनइलास्टिक सप्लाई। आगे देखो केस नंबर 2 पर आते हैं भाई, केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 देख लो बेटा जी, एक्स एक्सिस ओरिजिन। केस नंबर 2 मतलब केस नंबर 1 में ही अगला पार्ट है। यह है हमारा सप्लाई कर्व, यह है प्राइस, यह है क्वांटिटी। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। यहां पर प्राइस, यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखो तुम्हारा आंसर बड़ा सिंपल है, आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड तो ओ क्यू आ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड तो ओ क्यू है। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट क्या बन रहा है, ये ए है। तो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कितना बना, ए क्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, ओ क्यू। मतलब इस बार क्या हो रहा है, जो ए क्यू है वो ज्यादा है ओ क्यू से। इसका मतलब ई एस विल बी मोर देन 1। सब बच्चों को क्लियर हो गया ये वाला केस भी, सब बच्चों को अच्छे से डायग्राम बनाना भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कैसे हम लोग ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। आओ जरा इसी में थर्ड केस देखो बेटा, केस नंबर 1 को ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आओ भाई देखो थर्ड केस, चाहो तो मेरे साथ साथ डायग्राम बना लो। प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, ये सप्लाई कर्व है। देखो भैया ये प्राइस था, ये क्वांटिटी। तो हमको पता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड तो ओ क्यू है। आओ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बनाते हैं। ओहो ये तो सेम पॉइंट पर बन गया, मतलब यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बराबर है। मतलब यहां पर क्या हो गया, ए क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू, मतलब ई एस विल बी इक्वल्स टू 1। इस जगह पर होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया सब बच्चों को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एक स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पर ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड से हम सप्लाई कैसे निकालेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 के ऊपर, ऑन अ नॉन लीनियर, ऑन अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व क्या होगा, ऑन अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व क्या होगा। नॉन लीनियर सप्लाई कर्व क्या होता है, वो सप्लाई कर्व जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। बोले तो क्या, ये लो भैया, ये हो गया नॉन लीनियर सप्लाई कर्व, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड। अब आप क्या करोगे, जिस भी पॉइंट पर तुमको इलास्टिसिटी निकालनी है उससे तुम्हें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो ये आ गया ए। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, सप्लाई इलास्टिसिटी ए क्यू अपॉन ओ क्यू। फिर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू इज लेस देन ओ क्यू, इसलिए ई एस इज लेस देन 1। तो जिस भी पॉइंट से तुमको इलास्टिसिटी निकालनी, उस पॉइंट से तुमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा एंड तब आपको यह चीज करने को मिलेगी और ऐसे कैलकुलेट करेंगे। चलो भैया अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि 2024-25 के सिलेबस में है ही नहीं। खत्म भैया खत्म, आराम से करो मजे और जाकर ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर से, आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर लगता है कि कोई बात करनी है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8112601234, इस पर कॉल कर लें, या दूसरा नंबर है 8299364494, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।